नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। मैं संजीव वैद्य आपके सामने समाजशास्त्र को पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मैं जैसा कि आप लोगों को पता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का जो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है जो मेरे हाथ में है, इसका यदि आप द्वितीय प्रश्न पत्र देखेंगे मुख्य परीक्षा का सेकंड पेपर, द्वितीय प्रश्न पत्र के खंड ब में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र। ठीक है विद्यार्थियों, इसमें शुरू की जो पहली दो यूनिट है वो तो इकोनॉमिक्स से संबंधित है, लेकिन तीसरी जो यूनिट है मानव संसाधन विकास, चौथी यूनिट समाज से संबंधित और पांचवी यूनिट भी समाज की समस्याओं से, महिला शिक्षा से, जनजातियों से संबंधित है। तो जो तीसरी, चौथी और पांचवी यूनिट है इसे हम समाजशास्त्र के संदर्भ में देख सकते हैं। दरअसल चौथी इकाई नंबर 4 ही सोशियोलॉजी है, लेकिन 3 और 5 में जो जुड़े हुए मुद्दे हैं वो भी कहीं ना कहीं समाज से ही, समाजशास्त्र से ही ताल्लुक रखते हैं। तो मैं आपको इकाई नंबर 3, 4 और 5 पढ़ाऊंगा। और क्यों पढ़ा रहा हूं मैं इसका रीज़न बता देता हूं। मैं दरअसल हमारे पास पूरे प्रदेश भर से काफ़ी विद्यार्थियों के मेल आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भी आ रहे हैं, टेलीग्राम पर भी कई विद्यार्थी संपर्क कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि सर आप हमें समाजशास्त्र पढ़ा दीजिए। तो जब इतने सारे विद्यार्थियों की रिक्वेस्ट आई तो हमने सोचा ठीक है भाई, अब हम अपने व्यस्त शेड्यूल में से एक समय निकालते हैं सोशियोलॉजी के लिए। और समाजशास्त्र के अध्यापन का मुझे दीर्घकालिक अनुभव रहा है। जब मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग में विषय हुआ करते थे तब मेरी जो विशेषज्ञता थी समाजशास्त्र और इतिहास विषय के विशेषज्ञ के रूप में थी, और मैं स्वयं मुख्य परीक्षा में जो विद्यार्थी सोशियोलॉजी और हिस्ट्री लेते थे तो उनको मैं पढ़ाता था। तो समाजशास्त्र को लेकर के मेरा एक दीर्घकालिक अनुभव रहा है। चूंकि आयोग ने विषय हटा दिए तो हमने भी पढ़ाना बंद कर दिया। यूपीएससी के विद्यार्थियों और यूजीसी नेट के सोशियोलॉजी के विद्यार्थियों को तो मैं अभी भी लगातार पढ़ा रहा हूँ, लेकिन चूंकि एमपीपीएससी के मुख्य परीक्षा के पेपर 2 में खंड ब में ये जो यूनिट जोड़ी गई है इसमें विद्यार्थियों को अच्छी खासी समस्याएं आ रही हैं। हालांकि विषय देखने में जो सिलेबस है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो सामान्य से पॉइंट दिखेंगे, लेकिन इन सामान्य से बिंदुओं के भीतर बहुत सारी असामान्य बातें छुपी हुई हैं। और ख़ास बात है कि ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्चुअल हैं, तो आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के मद्देनज़र हम लोगों ने ई विश्वास टीम ने तय किया है कि आप लोगों को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के पेपर 2 के खंड ब में इकाई 3, 4 और 5 को पढ़ा दें, जिसका संबंध समाजशास्त्र से है। ठीक है भाई, तो ये विषय मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन मैं आपसे पहले सिलेबस पर चर्चा करूँगा मैं। ठीक है भाई, पहले हम सिलेबस पर चर्चा कर लें कि आने वाले समय में, आने वाले लेक्चर्स में आप सोशियोलॉजी के किन किन बिंदुओं पर फोकस करेंगे और मैं आपको कौन कौन से बिंदु पढ़ाऊँगा। तो भाई ये ई विश्वास जो हमारी टीम है, इसकी रिसर्च टीम ने जो है इसके टॉपिक्स, नोट्स वगैरह सब तैयार कर लिए हैं। और हाँ, खास बात मैं आपको बता दूं, इनके जो नोट्स हैं ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेंगे जिन्होंने हमारे ई विश्वास ऐप को डाउनलोड किया है और वहाँ पर पेमेंट ऑप्शन में जा करके समाजशास्त्र की फीस जिन्होंने जमा कर दी है उन्हीं के लिए उपलब्ध है। ये सबके लिए उपलब्ध नहीं है भाई। लेकिन जो लोग फ्री में चाह रहे थे वो बड़े निराश हो रहे होंगे, लेकिन मैं फिर एक बार आप याद दिला दूं, फीस बहुत कम है। दिन भर में आप जितने की चाय पी जाते हैं ना, उससे कम फीस में आप सोशियोलॉजी को एक्सेस कर सकते हैं। और मैं क्षमा चाहूँगा, इनकी पीपीटी आप टेलीग्राम पर नहीं देख सकेंगे और सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। बाकी पूरे सिलेबस आपको एक्सेस करना पड़ेगा, आपको ऐप में जा कर के हमारे प्रोग्राम को डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको आपको एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो चलिए अब हम बात करते हैं सिलेबस पर, एक परिचर्चा करते हैं, है ना। गूगल क्रोम इसको मिनिमाइज करो सर, वहां से दूसरे नंबर से हम गूगल हाँ, देखिए ये सिलेबस आपके सामने है। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ के भी सुनाऊंगा एक एक पॉइंट को, है ना। मैं इसको थोड़ा और चौड़ा कर देता हूँ। चलिए ठीक है, ज़्यादा चौड़ा करेंगे तो अक्षर जो है उसमें किल हो जाएंगे, है ना। तो अगर आपके पास सिलेबस रखा हो एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा का तो आप खोल के बैठ जाएं, और नहीं रखा हो तो फिर मेरी बातों को ध्यान से सुने।
मुख्य परीक्षा में आप द्वितीय प्रश्न पत्र पर आ जाएं। द्वितीय प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं भाई, है ना। एक खंड आ है जिसमें संविधान है, शासन व्यवस्था है और प्रशासनिक संरचना है, ठीक है भाई। फिर दूसरा खंड बा को अगर आप देखें तो खंड बा में, द्वितीय प्रश्न पत्र के खंड बा में अर्थशास्त्र है और समाजशास्त्र है। इसमें जो पहली इकाई है वो प्योरली रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई है, और जो दूसरी इकाई है मतपेश के संदर्भ में ये एमपी इकोनॉमी से रिलेटेड है। अब तीसरी जो इकाई है जिसका नाम है मानव संसाधन विकास, है ना भाई, मानव संसाधन विकास, इंक नीचे से वो उससे नोट लिखा, नोट किनारे पे नोट लिखा। एक सेकंड। तो जो है तीसरी इकाई से हमारा काम प्रारंभ होगा। तीसरी इकाई का नाम है मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखिए ये ऐसा टॉपिक है जिसको दरअसल इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा जाता है और सोशियोलॉजी में भी पढ़ा जाता है। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जहाँ से अर्थशास्त्र भी निकलता है, इतिहास भी निकलता है और सभी विषय निकलते हैं। समाज के अध्ययन करने वाले विषय को, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले विषय को समाजशास्त्र कहते हैं। तो समाजशास्त्र में समाज के भीतर ऐसे जो इकोनॉमिक सोशल इश्यूज होते हैं इनकी पढ़ाई की जाती है। तो आपके यूनिट नंबर 3 मानव संसाधन विकास, ये आपका इकोनॉमिक्स में भी काम आएगा लेकिन मेजरली रिलेटेड टू सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र से मूल रूप से जुड़ा हुआ विषय है। और मानव संसाधन विकास में आप देखेंगे यहाँ पर आपको 2 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं यूनिट नंबर 3 में। पहला है शिक्षा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, इसलिए क्योंकि वर्ष 2020 में ही भारत सरकार ने अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी जारी की है और आने वाले कुछ वर्षों में वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी देश में लागू भी हो जाएगी। तो शिक्षा को लेकर के हमारी सरकारें बहुत गंभीर हैं इस समय। तो निस्संदेह एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भले ही सिलेबस में दिया नहीं होगा लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 सिलेबस में ना होने के बावजूद वो सिलेबस के भीतर छुपा हुआ है। देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको एक बात बता दूं, सिलेबस के 2 पार्ट होते हैं। एक वो पार्ट जो हमें दिख रहा है और एक वो हिस्सा जो हिडन है। तो विद्यार्थी को जो हिडन पार्ट है उसको भी कवर करना चाहिए। जो प्रतियोगी परीक्षाओं में टॉप करते हैं, चयनित होते हैं, वो दिखने वाले सिलेबस के साथ साथ छुपे हुए सिलेबस पर भी अपनी पकड़ बना के रखते हैं। तो इस पूरी यूनिट 3 में कहीं पर भी आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी लिखा हुआ नहीं दिखेगा, मगर वो इसके भीतर इनबिल्ट है, वो हिडन पार्ट है, ठीक है भाई। तो शिक्षा में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? प्राथमिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा, बेसिक एजुकेशन। भाई शिक्षा की शुरुआत ही जहां से होती है, ग्रास रूट लेवल पर। जैसे माली बीज डालता है किसी पौधे का, तो शुरुआत में उस बीज को देखरेख की बड़ी आवश्यकता होती है। फिर जब वो पौधा बनता है तब उसकी और ज़्यादा देखरेख करना पड़ती है। अगर शुरुआती दिनों में उसकी अच्छी देखरेख हो गई तो एक बड़ा वृक्ष बन जाएगा निस्संदेह, नहीं तो अधिकांश पौधे तो बाल्यावस्था में ही नष्ट हो जाते हैं। तो अगर व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र की तरक्की में अपना योगदान देना चाहता है, तो उसकी प्राइमरी एजुकेशन जितनी बेहतर होगी वो उतना ही एक योग्य नागरिक बन के तैयार होगा। क्योंकि प्राइमरी लेवल पर बच्चा जो है वो मिट्टी का एक लौंदा होता है, उसको जैसा आप रूप रंग आकार देंगे वो वैसा ही डेवलप हो जाएगा। और संयोग से अभी तक हमारे इस देशों में प्रारंभिक शिक्षा के ऊपर उतना फोकस नहीं किया गया, लेकिन अब हमारी सरकारों को महसूस होने लगा है। हमारे संविधान में भी, नीति निर्देशक तत्वों में भी इन बातों को कहा गया है। मौलिक अधिकार में भी आर्टिकल 21A में से मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। तो जब हमारा संविधान गंभीर है एजुकेशन को लेकर के, हमारी सरकारें गंभीर हैं,
तो हमारे सिलेबस में भी उन्हीं चीज़ों को शामिल किया गया है। तो प्राथमिक शिक्षा पढ़ेंगे, प्राइमरी एजुकेशन पढ़ेंगे, फिर हायर एजुकेशन और तकनीकी एवं चिकित्सकीय शिक्षा। देखिए, प्राइमरी एजुकेशन अगर बेहतर हो गई तो उस बच्चे को हायर एजुकेशन में दिक्कत नहीं आएगी। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस बात को ध्यान में रखा गया है कि उसकी प्राथमिक शिक्षा बहुत शानदार होना चाहिए, त्रिभाषा, मातृभाषा में होना चाहिए उसकी, ताकि वो आसानी से उसको चीज़ों को समझ सके। अब प्रारंभिक लेवल पर उसने अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली है तो हायर एजुकेशन के लिए भी प्रावधान किए गए हैं देश में। तो हायर एजुकेशन में जाता है तो कहाँ जाए? टेक्निकल एजुकेशन में जाएगा तो क्या स्थिति होगी, मेडिकल एजुकेशन में जाएगा तो क्या स्थिति होगी, और फिर उसके बाद एक और होती है व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है ना, मैनेजमेंट एजुकेशन, इस पर भी बात की गई है। और बालिकाओं की शिक्षा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है साहब, स्पेशली मध्य प्रदेश जैसे राज्य के लिए, जहाँ पर मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बालिकाओं की शिक्षा आज भी एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। तो बालिकाओं की शिक्षा संबंधी मुद्दे पर इसमें बातचीत की जाएगी, ठीक है ना। अब इन सभी विषयों को हम करंट इश्यूज से भी जोड़ेंगे। जैसे अभी आपने एक बात सुनी होगी कि महिलाओं की विवाह की जो आयु है उसको 18 से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है ना। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी सरकारों का, नीति निर्माताओं का एक हिडन एजेंडा यह है कि कहीं ना कहीं उस बालिका के स्वास्थ्य की सुरक्षा तो होगी, नो डाउट। 18 वर्ष की उम्र में एक बालिका माँ बने और 22 वर्ष की, 21 वर्ष की उम्र में बालिका माँ बने तो उसके स्वस्थ रहने की संभावना 21-22 वर्ष में ज़्यादा रहती है। तो ये तो एक मुद्दा है ही, ठीक है ना। मातृत्व मृत्यु दर को रोकना, बाल मृत्यु दर को रोकना, ये तो मुद्दा है ही, लेकिन इसके पीछे एक मुद्दा ये भी है कि 21 वर्ष की आयु किए जाने से कम वो बालिका, वो बच्चे अपनी पढ़ाई तो पूरी कर लेगी। नहीं तो 18 वर्ष थी तो 18 वर्ष में कर देते, अब ग्रेजुएट हुई कि नहीं हुई, 10वीं पास हुई कि नहीं हुई, कोई मतलब नहीं होता था ग्रामीण क्षेत्रों में। तो बालिकाओं की शिक्षा से, इन सब पॉइंट से जुड़े हुए जो करंट इश्यूज होते हैं हम उनको भी कवर करेंगे, ठीक है ना। वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में क्यों चेंजेस किए गए हैं उनके ऊपर भी बातचीत करेंगे। तो आप मान के चलिए कि ये वो मुद्दे हैं जिन पर हम जब बातचीत करेंगे तो आपके ये पॉइंट तो क्लियर होंगे, साक्षात्कार संबंधी अनेक बिंदु क्लियर हो जाएंगे आपके यहाँ पर, यूपीएससी के बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। मुझे पता कई विद्यार्थी पूछेंगे सर इसके लिए कोई किताब बताइए। भाई मेरे पास ही कोई किताब नहीं है। मैं समाजशास्त्र जब पढ़ाता था, जब विषय बंद हुए तो मैंने बोरिया बिस्तर समेट के सब किताबें जो हैं डोनेट कर दी, विद्यार्थियों को डोनेट कर दी, क्योंकि इन मुद्दों के लिए किताबों की आवश्यकता ही नहीं है। आप करंट के टच में बने रहिए। ये मुद्दे समसामयिक मुद्दे हैं सब, क्योंकि समाज से जुड़े हुए हैं इसलिए इनको समाजशास्त्र में शामिल किया गया है, लेकिन ये करंट इश्यूज हैं ये, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सकीय शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, बालिकाओं की शिक्षा। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या लगा आपको? बालिकाओं की एजुकेशन के मुद्दा है। इस टॉपिक में हिडन सिलेबस क्या है? नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। हम पुरानी पॉलिसीज भी पढ़ेंगे। कोठारी आयोग में 1986 की एजुकेशन प्लानिंग में क्या कमी थी जो हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाना पड़ी। अब आप देखेंगे इकाई 3 का एक हिस्सा तो हमने देखा। इकाई 3 का जो दूसरा हिस्सा है वो है समाज में कुछ वर्ग हैं जो निशक्त हैं, अशक्त हैं, उनके लिए क्या मुद्दे हैं, है ना, उनसे संबंधित सामाजिक मुद्दे और उन पर कल्याणकारी कार्यक्रम। किनसे जुड़े हुए? निशक्त वर्ग से। वीकर सेक्शन, समाज में कुछ सेक्शंस हैं जो बहुत कमजोर हैं, वीक हैं। बुजुर्ग लोग, वृद्धजन, बालक, महिलाएं और सामाजिक रूप से वंचित वर्ग, इनके लिए क्या क्या, इनके सामाजिक मुद्दे क्या हैं, इनकी तकलीफें क्या हैं और इनके सुधार के उपाय क्या हैं, और इनमें सुधार करने के लिए, इनका विकास करने के लिए शासन ने कौन कौन से कल्याणकारी कार्यक्रम बनाए हैं। आप देखेंगे सभी के लिए हैं भाई, बुजुर्गों के लिए भी हैं, बच्चों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी हैं, और कानून तो बने हुए हैं। समय समय पर बहुत सारे कल्याणकारी कार्यक्रम केंद्र सरकार भी बनाती है और राज्य सरकार भी बनाती है। तो उन कार्यक्रमों की सिलसिलेवार जानकारी हम इस पार्ट में प्राप्त करेंगे, ठीक है ना।
एक टॉपिक और जुड़ा हुआ है इसमें, विकास परियोजनाओं के फलस्वरूप विस्थापित वर्ग। मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी समस्या साहब, बहुत सारे गांव, बहुत सारे तहसीलें डूब क्षेत्र में आ जाती हैं बहुउद्देशीय बांध परियोजनाओं के कारण। जब वो डूब क्षेत्र में आते हैं तो वहां से जो विस्थापित लोग होते हैं उनके साथ क्या किया जाता है। निसंदेश को लेकर के हमारी सरकारें जागरूक हैं। जैसे खंडवा जिले में एक जगह थी हरसूद, वो डूब क्षेत्र में आई तो सरकार ने उनके पुनर्वास की व्यवस्था की। ग्राम छनेरा में नया हरसूद बसाया गया। धार जिले में कुक्षी तहसील में निसरपुर डूब क्षेत्र में आया तो उनके लिए विस्थापन की व्यवस्था की गई। तो उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की जाती हैं, ठीक है ना। विकास परियोजनाएं जब आती हैं तो खुशहाली तो लाती हैं, मगर कुछ जगहों पर कुछ लोगों को विस्थापित भी होना पड़ता है। उन विस्थापितों के लिए हमारी क्या प्लानिंग है, केंद्र सरकार की क्या योजना है और राज्य सरकार की क्या योजना है। तो यूनिट 3 में अगर आप मूल्यांकन करें तो यूनिट 3 के 2 खंड हैं। पहला खंड है टोटली डिवोटेड टू एजुकेशन, पूर्णतः शिक्षा से संबंधित है, ठीक है भाई। और दूसरा खंड समाज के वीकर सेक्शन से, पिछड़े हुए निशक्त वर्गों के कल्याण से संबंधित है, नो डाउट। तो इस टॉपिक के साथ हम यूनिट 3 को पढ़ेंगे और समसामयिक मुद्दे, करंट इश्यूज, करंट के जो डेटा हैं उनके साथ पढ़ेंगे, पुराने आंकड़ों के साथ नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, मैंने यूपीएससी और एमपीपीएससी के सोशियोलॉजी के नोट्स बोरे में बंद करके रख दिए। मैं उनकी बिल्कुल हेल्प नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है गंगा में पानी बहुत बह चुका है, बहुत कुछ आंकड़े चेंज हो चुके हैं। तो हम नए डेटा के साथ इनको पढ़ेंगे, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं इकाई नंबर 4 के ऊपर, ठीक है साहब। इकाई 4 देखिए, यहां पर इकाई 4 दिख रही है। इकाई 4 प्योर सोशियोलॉजी है, ठीक है ना। इकाई 3 एक हाइब्रिड टॉपिक था, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स था, थोड़ा सा सोशियोलॉजी था। बट यूनिट 4 इज ए प्योर सोशियोलॉजी टॉपिक, राइट। क्या है भाई यूनिट 4 में, देखिए, सामाजिक समरसता के घटक। भाई हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशनली सेकुलर है। हम संवैधानिक आधार पर किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करते हैं। तो हम समाज के उन घटकों के बारे में पढ़ेंगे जिससे समाज में समरसता, सॉलिडेरिटी स्थापित होती है। सभ्यता और संस्कृति की अवधारणा। सभ्यता क्या होती है, संस्कृति क्या होती है, भौतिक संस्कृति क्या होती है, अभौतिक संस्कृति क्या होती है, इन सब की जानकारी हम इसमें प्राप्त करेंगे, ठीक है साहब। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। भाई हमें भारतीय संस्कृति पर बड़ा गर्व है, तो हमें पता होना चाहिए संस्कृति क्या होती है, हमारी संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं। ग्रहणशीलता भी है, विशिष्टता भी है, बहुत सारी विशेषताओं से परिपूर्ण है हमारी संस्कृति। संस्कार, संस्कारात द्विज उच्यते, अर्थात संस्कार वो हैं जो मनुष्य को आकार देते हैं। आप देखेंगे कि इस देश में चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, कोई सा भी धर्म, उनमें संस्कारों की बहुलता है। षोडश संस्कार तो सनातन हिंदू के जीवन का हिस्सा है। वो 16 संस्कार क्या होते हैं, उन सब की जानकारी प्राप्त करेंगे हम, ठीक है ना। जन्म से लेकर के मृत्यु तक एक सनातन हिंदू 16 संस्कारों से गुजरता है। इन संस्कारों की प्रक्रिया से गुजर करके ही वो शुद्ध होता है। संस्कारात द्विज उच्यते, तो हम पूरे षोडश संस्कार पढ़ेंगे। वर्ण व्यवस्था पढ़ेंगे भाई। ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति ब्रह्मा के शरीर से बताई गई है। ऋग्वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, उत्तर वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित थी। ये वर्ण व्यवस्था कैसे जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हो गई, इस वर्ण व्यवस्था की क्या विशेषताएं थी, इसमें क्या गुण थे, क्या दोष थे, उनको भी हम पढ़ेंगे। आश्रम व्यवस्था पढ़ेंगे। भाई एक सनातन जो था प्राचीन काल में, सनातन हिंदू, उसका जीवन 4 आश्रमों में विभाजित किया गया था। कौन कौन से आश्रम?
ब्रह्मचर्य आश्रम, जहां पर वो 25 वर्ष की आयु तक गुरु के सानिध्य में इंद्रिय निग्रह पूर्वक ज्ञान प्राप्ति करता था। फिर गृहस्थ आश्रम, 25 से 50 वर्ष की आयु तक वो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक दायित्वों को पूर्ण करता था। 50 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम, जहां पर वो समाज से दूर गांव के बाहर कुटिया में निवास करता था और समाज के लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करता था। फिर अंतिम संन्यास आश्रम, 75 से 100 वर्ष की आयु तक, या जब तक पिच पे टिका हुआ है वो 75 से, वो अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के निमित्त जंगल में, सुदूर जंगल में जाकर के निवास करता था। योग, नियम, प्राणायाम इनके माध्यम से वो मोक्ष की प्राप्ति के निमित्त प्रयास करता था। तो 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम पढ़ेंगे। फिर पुरुषार्थ पढ़ेंगे, एक पुरुष के जीवन का अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पढ़ेंगे। मोक्ष की अवधारणा पढ़ेंगे, धर्म पढ़ेंगे, अर्थ पढ़ेंगे, काम पढ़ेंगे और मोक्ष को पढ़ेंगे। पुरुषार्थ चतुष्टय इसी को कहा जाता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के समन्वय को। धर्म व मत पंथों का समाज पर प्रभाव, विवाह की पद्धतियां, बहुत सारे धर्म, पंथ, मजहब भी आए, जैनिज्म आया, बुद्धिज्म आया, इस्लाम भी आया, सिखिज्म भी आया। इनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की धार्मिक क्रांति भी पढ़ेंगे। विवाह की पद्धतियां, सनातन हिंदुओं में विवाह की पद्धतियां भी बहुत सारी थी। 2 प्रकार के विवाह थे, मान्य विवाह और स्वीकार्य विवाह। मान्य विवाह के 4 प्रकार थे, स्वीकार्य विवाह के 4 प्रकार थे। इसके अलावा अनुलोम विवाह भी था, प्रतिलोम विवाह भी था, उनको भी पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। फिर आप यूनिट 4 के दूसरे खंड पर आए, तो यहां पर आप देखेंगे इसका संबंध कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या था, प्रसार, शिक्षा, पंचायती राज की भूमिका, एनजीओ की भूमिका, ग्रामीण विकास में अनेक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, उनकी भूमिका, कुटुंब न्यायालयों की भूमिका। तो ये जो है पहला जो खंड है इकाई 4 का, यूनिट 4 का पहला खंड, एक सनातन हिंदू के जीवन से जुड़ा हुआ है, उसकी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। लेकिन इकाई 4 का जो दूसरा खंड है, इस देश के प्रत्येक नागरिक की राजनीतिक भूमिका से जुड़ा हुआ है, प्रत्येक नागरिक की कम्युनिटी के प्रति जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ है। हम समुदाय का विकास कैसे करें, पंचायतें एक माध्यम हो सकती हैं, शिक्षा एक माध्यम हो सकती है, शासन की योजनाएं एक माध्यम हो सकती हैं, एनजीओ भी एक माध्यम हो सकते हैं। तो ये जो है यूनिट 4 में हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। इधर से वहीं से वो नोट लिखा ना सर, ऊपर ऊपर बगल वाला, हाँ बगल वाला कर दो, बगल वाला सर, इस तरफ वाला, इस तरफ। ये चीज नहीं, यूनिट 5। अब यूनिट 5 के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। 3, 4 और 5 ये 3 यूनिट में सोशियोलॉजी के नाम पर आपको पढ़ाऊंगा मैं। यूनिट 5 आप देखेंगे, इसका संबंध राष्ट्रीय स्तर पर तो है ही, लेकिन मध्य प्रदेश का विशेष संदर्भ यहाँ पर रखा गया है। इकाई 5, ठीक है ना। इकाई 5 में जो पहला टॉपिक है आपका, जनसंख्या और स्वास्थ्य समस्याएं, ठीक है भाई, पॉपुलेशन
और उससे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज देश में क्या हैं वो देखेंगे हम। स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तिकरण, परिवार कल्याण कार्यक्रम और जनसंख्या नियंत्रण। तो पहले पार्ट का संबंध डेमोग्राफी से है। भाई इस देश में जनसंख्या की अधिकता है, ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन उससे उत्पन्न बहुत सारी समस्याएं भी हैं, जैसे नागरिकों के साथ हेल्थ इश्यूज हैं, ठीक है ना, कि जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से चिकित्सा सुविधाएं देश में नहीं हैं। कोरोना काल में इस चीज़ को हमने देखा। जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी नहीं हैं, ठीक है ना। हालांकि कुछ राज्यों में शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। दिल्ली मॉडल हम देख सकते हैं, उड़ीसा में पटनायक जी का मॉडल भी देख सकते हैं। तो इनको लेकर के पूरे देश में इस समय मान के चलिए कि दिल्ली से जो स्वास्थ्य क्रांति या एजुकेशन क्रांति आई है, उसने पूरे देश की अलग अलग राज्यों की सरकारों को भी सोचने पे मजबूर कर दिया है कि हमें भी नागरिकों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा, उनके एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान देना पड़ेगा। एम्पावरमेंट, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की गई है। परिवार कल्याण कार्यक्रम और जनसंख्या नियंत्रण। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो वर्तमान में केंद्र सरकार है वो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने पर विचार कर रही है, और मे भी पॉसिबल हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में जनसंख्या पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ आ जाए, जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाए। तो निस्संदेह वो अगर कानून आता है तो ऐसी बहुत सारी जो उससे उत्पन्न, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगी आने वाले समय में। तो ऐसे कानून की आवश्यकता देश को क्यों है, हम ये भी देखेंगे। मैंने फिर वही बोल रहा हूँ, हिडन एजेंडा, हिडन टॉपिक यहाँ पर क्या है, बर्थ कंट्रोल इस देश के लिए क्यों जरूरी है। अगर आप अच्छी शिक्षा चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, परिवारों का कल्याण चाहते हैं, राष्ट्र का कल्याण चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पहले पॉइंट पर हमें फोकस करना जरूरी होगा। और आप लोगों के लिए टॉपिक रखे ही इसलिए गए हैं क्योंकि एक प्रशासक होने के नाते आपको इन क्षेत्रों में काम करना पड़ेगा, ठीक है साहब। फिर यूनिट 5 का जो दूसरा टॉपिक है ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश राज्य सर्वाधिक जनजाति बहुल राज्य है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में जनजातियों की बहुलता है, बहुलता है। मतलब बहुत सारी जनजातियां, बहुत सारे टाइप जनजातियों के यहाँ पर हैं। उन सब के अपने अपने रीति रिवाज है, सामाजिक संरचना है, मान्यताएं हैं, विवाह है, नातेदारी की पद्धतियां हैं, उनके पर्व उत्सव हैं, उनके धार्मिक विश्वास और परंपराएं हैं। उनको हम इसमें देखेंगे, टॉपिक को पढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति, सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, मान्यताएं, विवाह, नातेदारी, धार्मिक विश्वास, परंपराएं, जनजातियों प्रचलित पर्व व उत्सव। गोल गधेड़ो क्या है, भगोरिया क्या है, दूध लौटवा विवाह क्या है, ठीक है ना, मेघनाथ खंब क्या है। तो उनके जो रीति रिवाज है वो भी देखेंगे हम, ठीक है साहब। तो सेकंड जो सिलेबस है, इकाई 5 का जो दूसरा बिंदु है ये मध्य प्रदेश के जनजातियों से जुड़ा हुआ है, एमपी से जुड़ा हुआ है, तो आपको एमपी में भी काम आ जाएगा। तीसरा जो है महिलाओं से जुड़ा हुआ है, वुमेन से, ठीक है ना। वुमेन एजुकेशन है समस्या साहब देश में। परिवार स्वास्थ्य, जन्म मृत्यु समंक। भाई मध्य प्रदेश तो भारत के उन राज्यों में गिनती होती जहां पर बाल मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा है। कुपोषण की भी समस्या है, ठीक है ना। मिड डे मील प्लान को भी हम इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है ना। पूरक पोषण शासकीय कार्यक्रम देखेंगे, आंगनवाड़ियों की भूमिका देखेंगे, तकनीक का दखल देखेंगे, संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों के उपचार देखेंगे। कोरोना काल में बहुत सारी चिकित्सा सुविधाओं की पोल भी खुली है, ठीक है ना। अब आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने मेडिकल ढांचे को दुरुस्त करें और चिकित्सा सुविधाओं का इस प्रकार विस्तार करें कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तक, बच्चियों तक, बच्चों तक इन सुविधाओं का विस्तार हो सके, ठीक है ना। तो यह भी हम देखेंगे वुमेन के संदर्भ में, बच्चों के संदर्भ में, कुपोषण के संदर्भ में, और शासन की क्या योजनाएं हैं उनको देखेंगे। फिर यूनिट 5 का जो चौथा टॉपिक है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
हालांकि ये इंटरनेशनल आईआर से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज से ताल्लुक रखता है भाई, है ना, समाज से इसका ताल्लुक है, इसलिए हम इसको WHO को पढ़ेंगे। WHO के क्या उद्देश्य हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये क्या कार्य करते हैं भाई, इनके प्रोग्राम क्या क्या हैं, क्या WHO अपने उद्देश्यों में सफल हो पाया है, कहाँ कहाँ सफल हुआ है, कोरोना काल में विश्व स्वास्थ्य संगठन की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की क्या भूमिका थी, ये भी हम पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, यूनिट नंबर 3, 4 और 5 ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, और मान के चलिए आप ध्यान से पढ़िए, लेक्चर सुनिए, और साथ में ये जो पीपीटी है ये आप लोगों को मिल जाएंगी, लेकिन किनको मिलेंगी मैंने शुरू में क्लियर कर दिया था, ठीक है भाई। तो विद्यार्थियों, अब अगले व्याख्यान में मैं यूनिट नंबर 3 आपको पढ़ाऊंगा, और उसके बाद फिर 4 और फिर 5। और खास बात यह है कि तीनों यूनिट पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को अभ्यास भी कराऊंगा। हम टेस्ट पेपर आपको भेजेंगे, आप अपना आंसर लिखिए, उसको स्कैन कीजिए और हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हम आपको व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, मैं अपना पर्सनल नंबर दूंगा क्योंकि आपकी कॉपी मैं ही जांचूंगा। तो आप अपना टेस्ट पेपर दीजिएगा, सॉल्व कीजिए मुख्य परीक्षा के पेपर, उसको स्कैन करके मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपकी कॉपी जांच के आपको सजेशंस के साथ वापस भेजूंगा, मेल करूंगा, व्हाट्सएप करूंगा कि इसमें आप और क्या क्या सुधार कर सकते हैं, आपको अच्छे नंबर मिल जाएं। तो सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, हमें अभ्यास भी करना है, और अभ्यास में सिर्फ MPPSC लेवल के क्वेश्चन नहीं होंगे, UPSC लेवल के भी क्वेश्चन अगर यहाँ से बनते हैं तो मैं आपको दूंगा सभी फॉर्मेट में। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, विस्तृत प्रश्न, सभी टाइप जो MPPSC पूछता है उस टाइप के पेपर आपको इसमें सॉल्व करना होंगे। ईमानदारी से सॉल्व करेंगे, हम आपको वॉच करेंगे, ठीक है ना, और आपकी कॉपी जांचेंगे, आपका रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे, आपके पेरेंट्स के पास भेजेंगे, राइट। तो विद्यार्थियों तैयार हो जाइए, तब तक के लिए, अगले लेक्चर तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।